हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। मेधा रीडिफाइंड के इस प्लेटफॉर्म पर शिवार्थ की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोगों ने क्लास 12th के हमारे स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई बिल्कुल एकदम तेज रफ्तार में शुरू कर दी होगी और उन्होंने क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट 1 देख लिया होगा, जहां हमने कूलम्ब्स लॉ पर जितने सारे प्रॉब्लम्स थे और उसके वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स और साथ साथ लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और कंसेप्चुअल डिटेल में उसके बारे में बात की। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में। थोड़ा सा बता दूं कि चैप्टर 1 और 2 है एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, क्या होता है उन्हें कुछ कंसेप्ट्स ओवरलैप करते हैं। जैसे चैप्टर 2 में है पोटेंशियल वाला कंसेप्ट, लेकिन मैं आपको यहीं पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि इसका काफी रिश्ता है इलेक्ट्रिक फील्ड से और साथ में समझने में आसानी ज्यादा होगी। उनके प्रॉब्लम्स भी काफी कंपेयर करके समझना ज्यादा कंपैरेटिवली इजी है। फील्ड के साथ ही पोटेंशियल की बात आ जाती है। ठीक है, तो यहीं से बातचीत शुरू करते हैं और आपको ड्रिल तो पता ही है। पहली कहां नोट करना है? मन के कैमरे में, और फिर कॉपी पर नोट करना है। तो नोट्स तो बनाना ही है, लिखकर बनाना है। मेरी सबसे आप लोग जो लोग मैं ज्यादातर लोगों से कहूंगा बना लीजिए। कई लोग को अगर बिना उनको लगता है कि बाय गॉड वीडियो से रिवाइज कर लेंगे दोबारा, तो वैसे भी कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली नोट्स बना लीजिए। लेकिन नोट्स बनाने पॉज करके लिखिएगा, जो लिखना होगा सुनते वक्त लिखिएगा मत, सुनने पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ठीक है, चलिए विदाउट मच उडू शुरू करते हैं बातचीत। एक ब्रीफ सा छोटा सा एक सेकेंड का वो अगर मैं रिकैप दे दूं। कूलम्ब्स लॉ की हमने बात की थी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। परमिटिविटी के बारे में बात की थी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारी बातें हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है मैं उनसे कहूंगा कि एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात, क्या कोई वाकई में चीज होती है? यस, इट इज रियलिटी। मैंने एक इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैट्स दिया था, उसमें मैंने इसके बारे में काफी सारे बातें की थी, तो मैं कहूंगा अगर आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। यस, इट इज रियलिटी, इट इज रियल थिंग। जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक चीज होती है, वैसे एक रियल थिंग होती है, इट इज रियल थिंग। और क्या बात है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक एनर्जी का फॉर्म है जो कैसे ट्रेवल करता है? ईएम वेव्स के तौर पर ट्रेवल करता है। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। तो ये सब बातें तो इसके बारे में क्वालिटेटिव बात हो गई। अब क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कौन से करते हैं? चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा करते हैं। और यहां पर हम जिस फील्ड की बात कर रहे हैं वो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या? आगे आएंगे इस पर, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज जो रुका हुआ उनके कारण फील्ड की बात कर रहे हैं, टाइम वेरिंग फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। हम टाइम वेरिंग फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। ये फील्ड कंजर्वेटिव होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है, हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं जो कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। कंजर्वेटिव शब्द के मायने क्या है, इस पे हम लोग आगे आएंगे। इसमें कुछ नोट नहीं करना, सुनना है अभी। फील्ड कौन पैदा करता है? मैंने क्या बोला? फील्ड चार्जेस पैदा करते हैं। तो ले लेते हैं एक चार्ज। अब ये मान लीजिए कोई चार्ज है, समझिए पहले, ये चार्ज है, ये हर दिशा में अपने से इसे तरंगे निकल रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है, जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस चार्ज के परव्यू में, जैसे मैग्नेट के पास जैसे ही कोई मैग्नेट आता है उसके फील्ड के रेंज में, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, रिपेल कर लेता है, या कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, को लोहे का ऑब्जेक्ट आता है, मैग्नेटिक मटेरियल आता है, वैसे ही कोई चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, उसके परव्यू में अगर कोई चार्ज आएगा तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होगी, यहां 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 यहां। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव मतलब, क्वालिटेटिव मतलब जो उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्वांटिटेटिव मतलब फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला पार्ट नोट भी करना है। इससे पहले एक चीज समझनी है, इससे पहले एक चीज समझनी, इसमें लोग कई लोग कंफ्यूज होते हैं। एक चीज होती है सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज या चार्जेस, सोर्स चार्ज या चार्जेस। इसका मतलब होता है विच प्रोड्यूस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं,
विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिंबल है, एंड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पैदा करते हैं वो होते हैं सोर्स चार्ज, और एक होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? विच आर, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन विच आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपसे डिफाइन करने के लिए आएगा, समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां एक चार्ज लिया प्लस क्यू, यह हर दिशा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, तो ये यहां पर कौन सा चार्ज हो गया? ये कौन सा चार्ज हो गया? ये यहां पर आपका हो गया सोर्स चार्ज। और इससे आर दूरी पर, इससे किसी भी दूरी पर, मान लीजिए आर दूरी पर मैंने कोई चार्ज रख लिया क्यू नॉट, तो ये हो गया यहां पर आपका टेस्ट चार्ज, जो इसके कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये क्या होगा? ये इसके कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल होगा, साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया इसके लिए टेस्ट चार्ज। पलट भी सकते हैं, इसकी अपनी भी एक फील्ड होगी। कोई अगर इसको ऐसे कहना चाहे कि सर ये भी तो सोर्स चार्ज बन सकता है, हो सकता है बेटा, ये अपनी फील्ड पैदा कर रहा है, और अगर ये सोर्स चार्ज मानोगे और इससे ये प्रभावित हो रहा है तो टेस्ट चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, वो हमेशा कौन सा चार्ज हो गया? सोर्स चार्ज। जो उस फील्ड से, जिसका हमें सोर्स नहीं भी पता है, नहीं पता, कोई मतलब नहीं है, उससे जो इफेक्ट हो रहा है, जैसे जब हम बोल रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा सोर्स पता हो, कोई दो ही नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर मैंने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ये यहां पर इसके कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, इसके डायरेक्शन में जाएगी, इससे उल्टा जाएगी, तो ये यहां पर क्या हो गया? टेस्ट चार्ज। ये कंसेप्चुलाइजेशन समझिए, जो चीज इफेक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से वो क्या हो गई? टेस्ट चार्ज। जो चीज प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को या पोटेंशियल को अलग अलग पॉइंट में स्पेस में, वो क्या हो गई? सोर्स चार्ज या चार्जेस। कोई लाइन ऑफ चार्ज हो सकती है, शीट ऑफ चार्ज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक बात है, आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ नोट करने वाली बात नहीं, सब समझने वाली बात है। ठीक है, ठीक है, हम लोग ये बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वांटिटेटिव मतलब फॉर्मूले वाली बात हो रही है। क्वांटिटेटिव में एक बात ध्यान रखना है, इसका मतलब बेसिकली है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अरे ये इसका क्या मतलब हुआ बता रहा हूं, फोर्स पर यूनिट वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। जैसे मान लो एक सोर्स चार्ज है आपका क्यू, क्या है? एक सोर्स चार्ज है क्यू, यहां पर सोर्स चार्ज है, बार बार लिखा नहीं जाएगा, आपको समझना पड़ेगा। ये एक सोर्स चार्ज है क्यू, जो क्या पैदा कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। कोई पॉइंट है इससे P, जिसकी दूरी है R। इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P ड्यू टू Q क्या होगा? F फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब पर यूनिट वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज का मतलब एक और तरीके से लिखते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज। माने यहां पर आप एक यूनिट चार्ज रख दो, 1 कूलम का चार्ज रख दो, 1 कूलम का चार्ज रख दो। आपको याद होगा कूलम्स लॉ से F की वैल्यू क्या थी? K Q1 Q2 बाय R²। तो जो फोर्स हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा? फोर्स कितना हो जाएगा? K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 1 अपॉन R²। यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। जो 1 कूलम चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, अभी वेक्टर फॉर्म में बताऊंगा, बस समझने के लिए पहले समझिए। जो 1 कूलम चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, वही हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। Q इंटू 1 तो 1 ही होगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R²। हो गया कि नहीं हो गया? यही फॉर्मूला होता है। अब इसका लॉजिकल डेफिनेशन भी बताऊंगा, लेकिन 1 कूलम के बजाय मान लीजिए आपने एक चार्ज रख दिया Q नॉट, अभी लिखना नहीं सुनना है, कितना रख दिया? Q नॉट चार्ज रख दिया। तो अब हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q, या Q नॉट यहां क्या है? टेस्ट चार्ज है, याद रखना कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज, जो इसी कारण फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R²। ये हो जाएगी कूलम्स लॉ से K Q1 Q2 बाय R²। अब आपने क्या पढ़ रखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P
ड्यू टू क्यू क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज अपॉन क्यू नॉट कर दोगे तो अगर इसको देखो अपॉन क्यू नॉट करोगे तो यही वैल्यू आपको मिल जाएगी कि नहीं, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। यही मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, यही मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बात समझ रहे हैं। यहां पर एक छोटी सी चीज और करते हैं, यहां पर एक छोटी सी चीज और करते हैं, ये समझाने के लिए था, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉपरली डेफिनेशन कैसे लिखते हैं इसकी, इतनी बात समझ में आई, फोर्स पर यूनिट चार्ज ऐसे निकल जाएगा। प्रॉपरली डेफिनेशन इसकी कैसे लिखते हैं वो मैं बताता हूं आपको, आपसे एक सेकेंड। प्रॉपरली डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यहां पर हम यहां पर एक चार्ज रखेंगे क्यू नॉट और हम बोलेंगे लिमिट, अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या है, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एट पॉइंट पी इज, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। 11 से यहां तक आ चुके हैं, लिमिट में अगर पढ़ चुके होंगे, इसका मतलब क्यू नॉट जीरो नहीं है, बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो है। एफ क्यू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, जिसकी वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ये होती है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिमिट वगैरह क्यों लिया है, क्या कहने का मतलब है, इस पे आता हूं। डेफिनेशन अगर आपको लिखने की आएगी तो ऐसे लिखना पड़ेगा, पॉइंट पी पर आप एक टेस्ट चार्ज रख दो क्यू नॉट, उस पर फोर्स निकालोगे एंड फोर्स पर यूनिट चार्ज विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट पॉइंट पी। पॉइंट पी की दूरी चार्ज क्यू से कितनी है, आर है। अब दो सवाल है यहां पर, ये सब कहां से ले आए सर, इसका क्या माने हो गया, इसका माने क्या है, इसका माने क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एंड डज चेंजिंग क्यू नॉट, पहले तो इतनी बात कर लेते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें आप क्या बताएंगे, इसमें आप क्या लिखेंगे, मैं समझा दूं पहले। क्यू नॉट को क्यों जीरो रखा गया है, क्यू नॉट को जीरो इस नाते रखा, टेंडिंग टू जीरो, सॉरी जीरो नहीं, टेंडिंग टू जीरो इस नाते रखा गया, सॉरी जीरो नहीं, टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटा क्यों बनाया गया है, क्योंकि मान लीजिए इसमें पलट के फोर्स लगाया कुछ 10 न्यूटन का, कितना लगाया 10 न्यूटन का, तो पलट के ये भी इस पे कितना लगाएगा, थर्ड लॉ से 10 न्यूटन का, ये बात हमने पिछली बार क्लास में भी की थी। अगर इसने 10 न्यूटन लगाया, इसने भी 10 न्यूटन लगाया, तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स के कारण चार्ज अब यहां से हिल सकता है ना, डिस्प्लेस हो जाएगा तो यार बदल जाएगा। हम क्या चाहते हैं, फोर्स कैसा रहे, कम रहे, तो अगर इस ना हिले इसके लिए फोर्स बहुत कम रहे। फोर्स कम करने का मतलब क्या, इस फोर्स को हम कितना बना देते हैं, 10⁻⁻⁴ न्यूटन, और तब ये भी 10⁻⁻⁴ न्यूटन हो जाएगा। अब जब फोर्स को छोटा करना, इसको तो बदल नहीं सकती, तो गिवन है, इसको छोटा करते जाएंगे, छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा करते गए, बहुत छोटा कर दिया ताकि फोर्स टेंडिंग टू जीरो आ जाए। और जब फोर्स टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा तो ये वाला फोर्स भी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा और ये अपने यहां से नहीं हिलेगा। अगर आप ये कंडीशन नहीं लोगे तो आपको हाथ से पकड़ के इस चार्ज को यहां पर रखना पड़ेगा, वरना इसके कारण जो फोर्स लगेगा इसके कारण ये चार्ज अपने यहां से हिल सकता है, आर बदल जाएगा आपका। बात समझे? तो क्या सिग्निफिकेंस है, इफ क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, एफ क्यू नॉट कॉमा क्यू विच इज इक्वल टू, वेक्टर नहीं लगाते हैं, also tends to zero and therefore source charge is not displaced from its position. बात समझ में आई? अगर हमने Q नॉट को छोटा कर दिया तो जो इस पे फोर्स लग रहा था बहुत टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली ये वाला फोर्स भी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा और दोनों चार्जेस यहां से हिलेंगे नहीं। अब यहीं पर आपको दूसरा सवाल आप पूछ सकते हो मुझसे कि सर आपने ये तो कर दिया, डज चेंजिंग Q नॉट, जो दूसरा सवाल यहां से बनता है, डज चेंजिंग Q नॉट अफेक्ट
E एट पॉइंट P। क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर हमने Q नॉट को चेंज कर दिया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P बदल जाएगी? और इसका जवाब क्या होगा? नो, क्योंकि वो तो डिवीजन में जा रहा है ना। जितना भी फोर्स होगा ये Q नॉट से कट जा रहा है ना, कोई भी वैल्यू लोगे Q नॉट तो फाइनली कट जाएगा। या इसको भाषा में कहेंगे तो कैसे लिखेंगे? F Q नॉट कॉमा Q इज प्रोपोर्शनल टू Q नॉट। ये प्रोपोर्शनल है इसके, इसका माने क्या हो गया? F Q नॉट कॉमा Q अपॉन Q नॉट इज कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ Q नॉट, क्योंकि वो तो डिनोमिनेटर में आके फिर कट जाएगा ना। आप एक्सप्रेशन में भी देख सकते हो। तो बात समझ में आई? Q नॉट के बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज है, Q नॉट फोर्स बदलो, Q नॉट बदले फोर्स बदला, लेकिन फोर्स पर यूनिट चार्ज नहीं बदला, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदला। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में वैसे भी आप देख सकते हो Q नॉट आता ही नहीं है, तो Q नॉट को चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगी। ये डेफिनेशन वाला सवाल है, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछा आ सकता है। डिफाइन करो या लिख देगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड ऐसे, इसमें इसका सिग्निफिकेंस क्या है और क्या Q नॉट को बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी पॉइंट P पर। ये दो सवाल यहाँ से बनते हैं, टेक्निकल सवाल है, आप लोग को नहीं पता होगा तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है? इसको नोट करना पड़ेगा अच्छे से, तमीज से, पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ये कोई चार्ज है आपका प्लस Q, ठीक, यहां पॉइंट P है जिसकी दूरी यहां से कितनी है? R। E एट पॉइंट P सिंपली अब याद रखने के लिए आप क्या याद रखोगे? KQ/R²। जहां K बार बार याद रखना है, बार बार मैं लिखूंगा नहीं। K कितना होता है याद रखना है हमेशा। K की वैल्यू बार बार K होता है 1/4πε0 विच इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये आप लोग को याद रखना है, बार बार मैं K लिखूंगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। एक चीज मैंने नहीं बताई यहां पर आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड है। एक चीज नहीं बताई मैं, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? फोर्स पर यूनिट चार्ज था ना, F/Q था ना, तो क्या हो जाएगी यूनिट? न्यूटन पर कूलम। या एक और यूनिट भी आगे हम पढ़ेंगे, ये होती है वोल्ट पर मीटर। E इज इक्वल टू -dV/dr से एक यूनिट आती है वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, आपको याद रखना है, ठीक। तो डायरेक्शन कैसे बताया जाए? तो इसका डायरेक्शन होगा अलोंग r कैप। r कैप का माने क्या? माने क्या? मान लीजिए इस पॉइंट को अगर हम A लिख लें और इसे B लिख लें, AP, इसका माने हो जाएगा अलोंग AP। जो R का डायरेक्शन है उसी तरफ हो जाएगा AP। जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी हो जाएगी? EP ऐसी हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। लेकिन मान लो अगर यही चार्ज मान लो -Q होता है यहां पर, और ये पॉइंट P होता जिसकी दूरी यहां से R थी, तो फिर EP क्या हो जाता? इस बार EP हो जाता K -Q/R²। माइनस वगैरह यहां लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस माइनस का R कैप, बेसिकली ये माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? KQ/R² माइनस R कैप। फिर से मान लो ये B है, ये P है, तो ये माइनस R कैप का मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? KQ/R² अलोंग BP हो जाएगा, AP नहीं होगा। जो इस पॉइंट पे डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ E का डायरेक्शन। यहां पर देखो, यहां पर देखो, E का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। यहां से ये पता लगता है E हमेशा, E का डायरेक्शन अगर बताना हो, E का डायरेक्शन बताना हो एक लाइन में, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, हमें सॉरी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। नेगेटिव सोर्स चार्ज कह सकते हो आप, एंड अवे फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उससे अवे जाएगी, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उससे अवे जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो टुवर्ड्स आएगी। सोर्स चार्ज पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे गई, सोर्स चार्ज नेगेटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आ गई। ऐसे याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी अगर एक चार्ज नेगेटिव है, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी अगर चार्ज पॉजिटिव है। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं है? आगे बढ़ूं? पक्का? तेज तो नहीं जा रहा हूं, थोड़ा तेज लग सकता है लेकिन रफ्तार थोड़ी तेज रखनी होगी, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। अब इसमें एक बात और, इट फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन।
इट फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। माने, कहने का माने कि मान लीजिए यहां 3 सोर्स चार्जेस हैं, एक है Q1 A पर, एक है -Q2 B पर, एक है Q3 C पर, और कोई पॉइंट P है। ठीक, इन तीनों से इसकी दूरी कैसे बता देंगे? इसको हमने कुछ कर दिया R3, इसको हमने कुछ कर दिया R1, ये दूरी कुछ कर दी R2। तो E नेट एट पॉइंट P निकालना है, तो बस वही लॉ ऑफ वेक्टर सम हो जाएगा। E नेट एट पॉइंट P, ये तीनों यहां सोर्स चार्ज हैं, वैल्यू क्या हो जाएगी? EA या E1 प्लस E2 प्लस E3। अब यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना, E1 को हम कैसे लिखेंगे? E1 को कैसे लिखेंगे? K Q1 बाय R1 स्क्वायर अलॉन्ग AP। ध्यान देना, ध्यान देना, यहां पर जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो ये नेगेटिव था, ये वाले इस पे ध्यान देना, ये आपका नेगेटिव -Q2 है, ये पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके कारण AP E1 इस तरफ हो जाएगा, E2 किस तरफ हो जाएगा? E2 आपका ये नेगेटिव है, टूवर्ड्स आ जाएगा, E2 किधर हो जाएगा? E2 इधर हो जाएगा, और E3 किधर हो जाएगा? E3 ये E1 के अलॉन्ग था, ये E3 आपका इस लाइन के अलॉन्ग हो जाएगा, E3 आपका ऐसा हो जाएगा। इन तीनों का वेक्टर सम करेंगे और फिर E नेट की वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहां लिखोगे अलॉन्ग AP। अगर E2 लिखोगे, E2 कैसे लिखोगे भाई? E2 लिखोगे K Q2 बाय R2 स्क्वायर अलॉन्ग PB। ध्यान देना, P से B की तरफ है, यहां साइन नहीं लेना है, साइन माइनस क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। तो इसमें मतलब वाइल राइटिंग यहां से एक बात निकल के आती है, यहां से एक बात निकल के आती है, while writing expression for E we do not take sign। ये आपको नोट नहीं करना, समझने के लिए, we do not take sign in magnitude। मैग्नीट्यूड में हम साइन नहीं लेते हैं, इट ओनली सिग्निफाइज डायरेक्शन। उससे हम क्या पता करते हैं? डायरेक्शन किधर होगा। इट ओनली सिग्निफाइज डायरेक्शन। अगर आपको नोट भी करना है अपने लिए, नोट कर सकते हैं, क्या लिखा है? While writing expression for electric field, we do not take sign in magnitude. It only signifies direction. Sign of charge नहीं लेते हैं। यहाँ -Q2 नहीं लिखा मैंने, -Q2 का मतलब क्या है? इसका डायरेक्शन क्या है? Along PB, towards the charge है। बाकी दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे, away from the charge है। E3 कैसा हो जाएगा? E3 लिखूंगा, E3 की वैल्यू हो जाएगी K Q3 बाय R3 स्क्वायर अलॉन्ग CP। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? हाँ, यहां पर देखिए CP है, ये AP है, अवे है, ये CP है, अवे है, BP PB हो गया, टुवर्ड्स हो गया। इन तीनों का वेक्टर सम करेंगे ट्रायंगल लॉ से या रिजॉल्व करके या पैरेललोग्राम लॉ से, वो तो आप देख लेंगे, और फाइनली आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्योर? श्योर? आगे चला जाए? हाँ, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है, इससे इधर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस पे एक सवाल भी करेंगे। एक चीज और आती है, लेकिन वो मैं आगे बताऊं, आगे बताऊं। एक चीज आती है, जैसे मैंने कहा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे कोई रीजन है, यहां पर एक मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया Q0 पॉइंट P पर, तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू E कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू E कितना हो जाएगा? अब याद करो E क्या था? E क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज ना था ना,
ये ई था, ई कैसे, फोर्स कैसे निकलेगा, ई इंटू चार्ज नहीं कर देंगे, फोर्स पर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज था, ई फोर्स कैसे निकलेगा, 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 कूलम रख दोगे कितना एक्सपीरियंस करेगा, 10 इंटू ई, क्यू नॉट क्यू रख दोगे कितना एक्सपीरियंस करेगा, क्यू नॉट इंटू ई, एफ का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई। ये बात ध्यान देना, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई। अब यहां पर भी वही बात, अगर ये क्यू नॉट पॉजिटिव है, अगर ये क्यू नॉट पॉजिटिव है, अब यहां पर दो बातें निकलती हैं, क्यू नॉट पॉजिटिव है माने ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, एफ इज अलोंग टू ई, अलोंग ई के अलोंग ही लगेगा फोर्स। और अगर ये क्यू नॉट नेगेटिव है, अगर ये क्यू नॉट नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऑपोजिट टू ई। माने अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी जा रही थी, ऐसी ऐसी जा रही थी, ऐसी ऐसी थी, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, फील्ड के अलोंग लगेगा, एफ इस पे ऐसा लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और मान लो, अगर मान लो मैंने यहां रख दिया, एक चार्ज रख दिया है मैंने माइनस क्यू नॉट, तो इस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन फोर्स जो लगेगा इस पर किधर लगेगा, इस पर उल्टा लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी तो इधर उल्टा एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा जाएगा। और डिटेल में इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इतनी बात थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। आ गई है क्या यहां तक बात, थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो रहा, कुछ सवाल कर लिए जाए, कुछ सवाल, ये बात भी नोट करनी पड़ेगी, ये बात भी नोट करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, ये बात भी नोट करनी पड़ेगी बच्चों। चले चलो, ठीक है, इस पर मैं आना चाहता हूँ, ठीक है, एक सवाल कर लें पहले, फिर इस पे आते हैं, एक सवाल कर लेते हैं फिर इस पे आते हैं, एक दो सवाल कर लेते हैं, वरना फिर बहुत सारा थियरी पढ़ाऊंगा तो फंस जाएंगे आप लोग। 3 पॉइंट, ये पहला वाला हम लोग कर चुके हैं, ये 2024 का सवाल है, PYQ है, आपका एग्जाम में आ चुका है, ये हम लोग कर चुके हैं पिछले दिनों इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 में, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगला सवाल है, 3 point charges 1 picocoulomb are kept at the vertices of an equilateral triangle of side 10 cm. Find the net electric field at the centroid of the triangle. जल्दी से ट्राई करेंगे, ट्राई करें और ट्राई करके बताएं, पॉज करके ट्राई करिए और ट्राई करके फिर बताइए। यही बता दूं क्या मैं यही करता हूं, आप लोग करिए। फिगर कैसा बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसपे 3 चार्जेस रखे, इसको मैं हर जगह क्यू लिख ले रहा हूं, क्यू, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻12 कूलम। पीको कूलम का मतलब, पीको का मतलब -12, तो यहां पर एक रख दिया -q, सॉरी यहां पर रख दिया एक +q, दिख रहा है ना, एक मिनट रुक जाओ जरा, इसको मैंने छोटा कर देता है तो बड़ा कर देता, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, यहां बना लेते हैं। तीनों जगह मैंने क्या रख दिया, Q, Q और Q, और ये तीनों पॉइंट क्या है, ठीक है, ABC, A, B, C, सेंट्रॉइड है कोई पॉइंट O, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबकी साइड हम L मान ले रहे हैं, जिसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये जो L दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, साफ दिखाई देना चाहिए मेरे ख्याल से। Q हमने ये मान लिया है 10⁻⁻12 कूलम, और ये जो L है इसको मैंने L मान लिया है, ठीक है। अब एक चीज आप लोगों को वैसे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वैसे बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये किधर लगेगा, चलिए इस बताता हूं, ये किधर लगेगा, ये किधर लगेगा, सबसे पहले डायरेक्शन देखना, ये किधर लगेगा, ये आपका इधर लगेगा, EB किधर लगेगा, EB आपका इधर लगेगा, और EC किधर लगेगा, EC आपका किधर लगेगा, इस लाइन को जोड़ने वाला EC आपका इधर लगेगा। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, या मैं बड़े से फिगर में बनाऊं, बड़े से बनाओ सर, ठीक है, बड़ा सा कर लेते हैं। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये है पॉइंट A, B, C, ये है सेंट्रॉइड इसका O, यहां पर एक चार्ज रखा है Q, यहां पर एक चार्ज रखा है Q, यहां पर एक चार्ज रखा है Q, ठीक। अब यहां पर मैं कह रहा हूं, लिख सकते हैं हम लोग E नेट एट सेंट्रॉइड O, यहां तीनों सोर्स चार्जेस हैं, E नेट एट सेंट्रॉइड O। वैसे तो सीधे 1 सेकंड का सवाल है, लेकिन मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूं कैसे करना है, EA प्लस EB प्लस EC, ठीक। अब जो ये है
देखिए ईए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईए का ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस लाइन को जोड़ता हुआ, क्योंकि ईए को अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ईए होगा के क्यू बाय, अच्छा एक और चीज, ओ सेंट्रॉइड है ना, एक बात और देखना, सिंस ओ इज सेंट्रॉइड, हम सिंपल लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर। किसी क्वेश्चन में अलग से निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी एल के टर्म्स में, अगर ये एल दिया हुआ था ना, एल जिसको हमने 10 सेंटीमीटर को एल मान रखा है, ये निकाला आ सकता है, मैं आपको बता दूंगा रिलेशन क्या होता है साइड और उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अभी इसको आर मान लेते हैं तो हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर अलोंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ओ से ए से ओ की तरफ अलोंग ए ओ, ऐसे ई बी क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर अलोंग बी ओ, ये क्या हो जाएगा ईसी क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर अलोंग सी ओ, माने ये इधर लग रहा था, ईबी किधर लगेगा, ईबी आपका इस लाइन को जो चीज जोड़ रही है, ईबी आपका इधर लगेगा और ईसी किधर लगेगा, ईसी आपका इधर लगेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। यहां तक सबसे पहले अगर ये नहीं करना सीखेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये सबसे मस्त वाली बात है। इतनी बात समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आई तो आप एक चीज देखो, इन तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लिख सकते हैं मॉड ई ए इक्वल टू मॉड ई बी इक्वल टू मॉड ई सी इक्वल टू ई, लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब अगर मैं इसी फिगर को अगर ऐसे दिखाऊं तो अगर एक्स और वाई एक्सिस बना लूं मैं, तो आपका एक ई जो है वो इधर हो गया, एक ई इधर हो गया, एक ई आपका किधर है, एक ई आपका इधर हो गया, और एक ई आपका किधर है, एक ई इधर हो गया। और आप इतनी बात भी समझ रहे होगे कि ये एंगल्स कितने होंगे, ये सारे एंगल्स 120 डिग्री हो जाएंगे, 123 था 160, 120 डिग्री हो जाएंगे। अब अगर ये 120 था पूरा, ये पूरा 120 था, तो ये दोनों एंगल कितना कितना हो जाएगा, इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, 30-30 आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये देखो ना भाई, ये पूरा 120 है, ये 90 हो गया, तो जो बचा, जो रिमेनिंग बचा वो 30 तो हो गया। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। पूरा 120 था तो जो बचा वो 30 हो गया, इधर भी ऐसे ही हो गया। अब रिजॉल्व करना आप लोग जानते हैं, यस सर इसमें तो हम लोग चैंपियन है, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा ई कॉस 30, एक कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा ई साइन 30, ऐसे इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा ई कॉस 30, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा ई साइन 30, ये तो पूरा नीचे की तरफ जाएगा, दोनों कट रहे हैं। अब अगर यहां से क्या बचा, एक ऊपर है 2e साइन 30 और एक नीचे है e, 2e साइन 30 कितना हो जाएगा, 2e साइन 30 होता है 1/2, ये कट जाएगा, ऊपर भी e नीचे भी e, ये भी दोनों कट जाएंगे। ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिमेट्रिकल कंडीशन में हमेशा ऐसे होगा, एक जैसे चार्जेस होंगे तो कहानी ऐसी बन जाएगी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, फिर से बताता हूं एक बार। ई नेट एट सेंट्रॉइड ओ निकालना है, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी हो जाएगा, वेक्टर सम लेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्शंस देखेंगे तीनों के, तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है क्यू, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, अगर जरूरत पड़ती तो आखिरी में हम देख लेते, को दिया 1 पिको कूलम विच इज 10⁻⁻⁻⁻ कूलम, साइड एल दे रखा है विच इज 10 सेंटीमीटर या 10⁻⁻⁻1 मीटर, इन सब की हमें जरूरत ही नहीं है। हमने कह दिया चूंकि ओ सेंट्रॉइड है तो ओ ए इक्वल टू ओ बी सी, ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर होगा, तीनों में आर आ जाएगा, तीनों के मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे, बस डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है अवे जाएगा इससे, ये भी पॉजिटिव है अवे जाएगा इससे, पॉजिटिव है अवे जाएगा इससे, ई ए ई बी ऐसे बना दिया हमने। और हमने एक बात लिखी कि तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, ई की तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको यहां से दिखाया, रिजॉल्व किया, 30 डिग्री हो गया, ई कॉस 30 ई साइन 30, ई कॉस 30 ई साइन 30, नीचे ई कॉस 30 ई कॉस 30 कट गया, ऊपर है 2 ई साइन 30, नीचे है ई साइन 30 इज 1/2, ऊपर भी ई नीचे भी ई, नेट वैल्यू आ जाएगी 0। हल्का सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। कोई भी सिमेट्रिकल फिगर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेगुलर पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, कुछ भी है,
और सब जगह एक जैसे चार्जेस रखे हों और उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर उस फिगर के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अभी हम लोग देखेंगे रिंग की कंडीशन में हर जगह अगर इक्वल चार्जेस वो हैं और उसके ठीक सेंटर पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। वो भी डेरिवेशन भी करेंगे। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। श्योर? आगे बढ़ा जाए 100%? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये हो गया, ठीक है। इसी पर एक सवाल बढ़िया है, इस पे आते हैं आगे। ये बात हो गई, ठीक है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। एक चीज मैं बता रहा था, अगर आप लोग चाहते हो ये निकालना आर एल के टर्म्स में कैसे निकलता है बता देता हूं मैं। मान लीजिए ये मैथ्स का वैसे सवाल है, पता होना चाहिए आप लोग को। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड एल है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये 60 है, तो tan इसको अगर x मान लें या h मान लें, इसे हाइट मान लें, तो tan 60 या sin 60 सॉरी sin 60 इज h बाय एल हो जाएगा, तो √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2l इज h, √3/2 l इज h। इसके बाद आपको पता होगा जो सेंट्रॉइड होता है, इसमें जो सेंट्रॉइड होता है वो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये हिस्सा 1 हो जाएगा, ये हिस्सा 2 हो जाएगा, तो यहां से जो दूरी है इसकी, फिर एक ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और इंटू 1/3 कर देंगे, ये हो जाएगा √3/2l इंटू 1/3 विच विल बी वॉट, इसकी वैल्यू हो जाएगी l/2√3, l/2√3, तो ये हो गया आपका l/2√3। और हमें ये निकालना है, फिर से यहां ले लेते हैं क्या, फिर से ले लेते हैं साइन, तो साइन 30 इज इक्वल टू l/2√3, इसको कुछ r मान लेते हैं अपॉन r, r यहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी इंटू 1/2, तो 2 कट जाएगा, l/√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा l/√3 ना, सही ना, 1/2, ये हो जाएगा l/√3, जितना मुझे याद आ रहा है। अगर l के टर्म्स में आपको याद रखना हो l/√3 याद रखिएगा, एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, इस तरीके से हो जाएगा। मुझे उम्मीद है लॉजिक समझ में आ गई होगा कैसे निकालते हैं, बहुत उसमें नहीं जा रहा, शायद l/√3 होना चाहिए मुझे जो लगता है, ठीक है। और एक बढ़िया सवाल है, इस पे आता हूं वैसे, चलिए इसी पर एक आधारित सवाल है, कर लेते हैं। ये एग्जाम्पलर का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम्पलर का सवाल है, जेई में भी एक बार आ चुका है, बहुत बढ़िया सवाल है, बोर्ड्स में तो कई बार आ चुका है, बहुत बढ़िया सवाल है। पॉज करके पहले ट्राई करिए, साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं साफ दिख रहा है? अगर थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं बड़ा कर दे रहा हूं इसे, सॉरी, अगर थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं बड़ा कर दे रहा हूं। अभी शायद थोड़ा ज्यादा दिख रहा हो, अभी शायद जो थोड़ा ज्यादा दिख रहा हो, अभी थोड़ा दिख रहा है ज्यादा बड़ा। हाँ, सवाल क्या बोल रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी सिमेट्रिकल फिगर हो, सवाल ये बोल रहा है कि एक पेंटागन है, एक पेंटागन है, एक रेगुलर पेंटागन है, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर O है और सब जगह चार्ज रखे हुए हैं Q, सबका साइड A है, सब जगह चार्ज रखे हुए हैं Q, ठीक। और नाम दे देते हैं इन सब साइड्स को, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ठीक ठीक। अच्छा, इन्होंने नाम दे रखा है, सॉरी, इन्होंने नाम दे रखा है, इनके नाम से चलना पड़ेगा। A इन्होंने ऊपर माना है, फिर B इधर है, फिर C इधर है, ये D है इनका, ये वाला पॉइंट इनका E है, ठीक ठीक। अब क्यों रखा हुआ, ठीक है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड O एट द सेंटर? इसमें सीधे कुछ नहीं करेंगे आप, सीधे क्या बताएंगे? सीधे बताएंगे O ज्योमेट्रिक सेंटर है,
इसको प्रूफ भी करके दिखा सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है। ओ ज्योमेट्रिक सेंटर है और ज्योमेट्रिक सेंटर है और ये सिमेट्रिकल फिगर है, रेगुलर पेंटागन सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो ई नेट 0 हो जाएगा as due to different components, different pairs, E will be cancelled out as resultant। बस ठीक है, सब कैंसिल आउट। उसको मैं करके दिखा सकता हूं, उसकी जरूरत नहीं है। जैसे ट्रायंगल में करके दिखाया था, इसमें भी रिजॉल्व करके दिखाया सकता हूं, उसकी जरूरत नहीं है। कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर है, सब जगह एक चार्जेस है हर जगह, तो ज्योमेट्रिक सेंटर पर E की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक बात है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, ये और ये बहुत बढ़िया। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इफ चार्ज फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर से A इज रिमूव्ड। यहां से मान लीजिए, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब बोल रहा है मान लो मैंने यहां से चार्ज हटा दिया, A से चार्ज इन्होंने हटा दिया, ये बोल रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं A से चार्ज इन्होंने हटा दिया, ऐसे कर दिया, ठीक। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसको कैसे करेंगे, सोचो पहले। देखो क्या होगा, अब ए पर बस कॉन्सेंट्रेट करो। हमको पता है जब ए पर चार्ज था, जब ए पर चार्ज था, ए पर जब चार्ज था क्यू, तो ओ पर ई नेट 0 आ रहा था। ई ए तो ऐसा था, और अगर ई नेट 0 आ रहा है मतलब जो बाकी सारे चार्जेस रहे होंगे, ए ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी प्लस ई, ये सब मिलकर काट रहे होंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, काट रहे होंगे, तभी 0 आ रही थी वैल्यू। अब कहानी ये हुई है, कहानी ये हो गई कि कहानी ये हो गई, यहां से मान लो मैंने इसे हटा दिया, जब इसे हटाया तो ये तो रह ही नहीं गया। जब ये नहीं रह गया, जब ये वाला हिस्सा नहीं रह गया, तो बचा क्या, ये, और इन सब की वैल्यू क्यूमुलेटिव मिलाकर कितनी थी, ई ए के बराबर थी, ई ए के बराबर थी, ई ए के बराबर थी। तो ठीक है, ई ए के बराबर थी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अब, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए की तरफ हो जाएगा। ई नेट विल बी, जो भी इसका साइड आ रहा है, मान लेते हैं ये साइड कुछ आर है, वो निकाल लीजिएगा आप, वो निकल जाएगा। वैसे तो ए ही हो जाएगा ना, ये क्या रेगुलर पेंटागन है, ये ए है 108, वो निकाल लीजिएगा, वो निकल जाएगा किस तरीके से, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, वो मैथ वाले पार्ट में नहीं जा रहा हूँ कि आर कैसे निकलेगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी ई ए की यहां पर। तो इस कंडीशन में सेकंड का आंसर हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर अलोंग ओ ए, अलोंग ओ ए। इस आर को आप निकाल लेना, इस आर को आप निकाल लेना। ये पेंटागन है कि हेक्सागन है, पेंटागन है ना, हेक्सागन तो इजी हो जाता ना। अगर ये एक ट्रायंगल बनाए तो ये ए है ना, और पेंटागन में सारे एंगल्स कितने होते हैं, 180 इंटू n माइनस 2 ना, तो 180 इंटू 5 माइनस 3, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, अपॉन 5, 36, 72 डिग्री। अब यही सब घटिया एंगल आएंगे, 72, तो ये दोनों एंगल 36 हो जाएंगे। अब ये सब साइन 36 वगैरह मुझे नहीं पता है ना, ये आप लोग कर लीजिएगा, फिर इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कर देख लीजिएगा। साइन 36 वैसे मुझे पता है, लेकिन मन नहीं कर रहा करने का, वो आप लोग कर लीजिएगा। वो आर कितना आएगा आप लोग कर लेंगे, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है यहाँ पर। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, या के क्यू बाय आर के बजाय आप लिख सकते हो ओ ए स्क्वायर। ओ है के क्यू बाय ओ ए स्क्वायर अलॉन्ग, इतने नंबर मिल जाएगा, के क्यू बाय ओ ए स्क्वायर अलॉन्ग ओ ए, अलॉन्ग ओ ए, के क्यू बाय ओ ए स्क्वायर अलॉन्ग ओ ए। बात समझ में आई। अब क्या है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक इफ द चार्ज एट क्यू इज, अब क्या बोल रहा है तीसरे कंडीशन में, क्या बोल रहा है, नहीं मैं यहां माइनस क्यू रखूंगा। ये तो देखो आप खुद ही आप समझ जाओगे, यहां वो कह रहा है मैं प्लस क्यू की बजाय माइनस क्यू रखूंगा। इसी वाले से चलो, सब कुछ इसी तरीके से करो, सब कुछ इसी तरीके से करो,
ठीक है, सब कुछ इसी तरीके से करो। नीचे क्या था, EA था, और इसको काट रहे थे ये सब मिलके, EA EB प्लस EC प्लस ED प्लस EE, ये सब मिलके इसको काट रहे थे, मतलब इन सब की वैल्यू इसी के बराबर थी, EA के बराबर थी। अब क्या बोल रहा है, ये माइनस ले आए जब ऊपर, तो जो EA है वो भी अब इधर हो गया, EA भी इधर हो गया, EA भी इधर हो गया, EA भी किधर हो गया, इधर हो गया। ये नीचे वाली चीज तो चली गई। अब नीचे वाली चीज अगर चली गई, ये तो EA भी किधर हो गया, EA भी किधर हो गया। तो अब देखो फिगर ध्यान से बताओ, ये O है तो E नेट यहां कितना हो गया, ये भी EA है, ये भी EA है, तो E नेट थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, E नेट की वैल्यू हो जाएगी 2EA along OA, 2EA along OA, 2EA along OA, या इससे आप लिख दोगे फिर 2KQ by OA स्क्वायर along OA, 2KQ by OA स्क्वायर along OA। बात समझ में आई? बढ़िया सवाल है, इसी को बोलते हैं सिमेट्री। एक के बारे में करना है, क्या करना है, एक के बारे में करना है, अगर वहां से चार्ज हटाओगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ हो जाएगी जो उसकी वैल्यू थी, क्योंकि सब मिलकर उसको काट रहे थे, सब मिलकर उसको काट रहे थे। अब यही नहीं रह गया, इसका तो इधर था, सब मिलकर उसको काट रहे थे, ये ऊपर था, तो अब यही नहीं रह गया, नीचे वाला नहीं, चार्ज नहीं रहा तो नीचे वाला नहीं रहेगा, तो ये EA के बराबर इधर हो जाएगी। माइनस क्यों लगा दिया, तो EA वाला जो नीचे ही सबको काट रहा था वो ऊपर ही आ गया, तो 2EA हो जाएगा। अगर 2Q कर देते, एक वेरिएशन बन सकता, मान लो 2Q कर देते, मान लो करते 2Q, तो क्या हो जाता भैया, तब EA जो नीचे था वो 2EA नीचे हो जाता, ऊपर EA होता, नीचे 2EA हो जाता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब EA हो जाती, नीचे की तरफ AO की तरफ EA हो जाती, AO की तरफ। तो ये सिमेट्री वाले सवाल है, मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई पहली बार में तो फिर पलट के देखना, सिमेट्री कंडीशंस के बारे में जिनमें मैं सोचने के लिए बोल रहा हूं, सोचना, तभी बात समझ में आएगी। बी पार्ट क्या है, हाउ वुड योर आंसर ए बी इफेक्टेड इफ पेंटागन इज रिप्लेस्ड बाय एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन विद चार्ज q एट द सेंटर। कोई भी सिमेट्रिकल फिगर हो, मैंने क्या बोला, ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ई नेट कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। अगर एन साइडेड पॉलीगन हो, और पॉलीगन का सबसे मतलब पॉलीगन से आगे बढ़कर हम कहां पहुंच जाएंगे, सर्कल या रिंग पर पहुंच जाएंगे, तो उसे कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। वो आगे हम लोग देखते हैं। बात क्लियर हुई क्या, बात क्लियर हुई क्या, श्योर? हाँ, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलो अगली की क्या चीज है, पोटेंशियल पे आते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल वाली बात हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और अच्छा है, ये भी सवाल एक अच्छा सवाल है। 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी का सवाल है। जल्दी से बताइए कि मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और वहां पर 2 पार्ट्स हैं, जल्दी से बताइए, सॉल्व करिए जल्दी से गाइस। मैं 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व करिए। चला जाए क्या, कर लिया, चला जाए आगे, चलिए ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक चार्ज आपका क्या है, QA है 3 माइक्रोकूलम, दूसरा क्या है -3 माइक्रोकूलम। इसको मैं ऐसे में सवालों में क्या करता हूं, Q को मैं लिख लेता हूं 3 माइक्रोकूलम, माने माइक्रो का मतलब -6 कूलम। वैल्यूज में मैं बाद में सॉल्व करूंगा। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर बना सकता हूं एक QA, एक Q बना सकता हूं पॉइंट A पर,
और यहां पर भी एक बना सकता हूं चार्ज Q पॉइंट B पर, लेकिन एग्जाम माइनस है तो इसको माइनस Q करना पड़ेगा, ये माइनस Q हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये मतलब हमारा QA जो है Q हो जाएगा, QA को मैंने Q लिख लिया तो QB कितना हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा। Q का वैल्यू कितनी है, इतनी है, ठीक, 20 सेंटीमीटर अपार्ट, और सेंटर O पे निकालना है। तो ये डिस्टेंस दोनों 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। R इसको भी लिख ले रहा हूं 0.1 मीटर, इसको भी लिख ले रहा हूं R 0.1 मीटर। तो वही करना है, पहला पार्ट तो वही है, E नेट एट O निकालना है। ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, सोर्स चार्जेस हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे, EA प्लस EB। अब तुरंत आपको क्या करना चाहिए, बार बार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन सबसे पहले देखना होता है। ए का डायरेक्शन क्या होगा, अवे होगा इससे, EA किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। EB सॉरी इससे अवे होना चाहिए, EB किधर होगा, EB भी इधर होगा। और अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो EA की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, EA वुड भी, अगर ऐसे लिखूं, KQ बाय R स्क्वायर अलॉन्ग AO। EB क्या हो जाएगा, EB भी यही होगा, मैग्नीट्यूड यही होगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, AO ही बोल सकते हैं या आप, AO बोल लो, OB बोल लो, कुछ भी बोल लो, बात वही है, सेम डायरेक्शन में होगा। तो अगर इनका वेक्टर सम करोगे तो E नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2KQ बाय R स्क्वायर, 2KQ बाय R स्क्वायर अलॉन्ग OA OB AO OB जो भी लिखना चाहो, अलॉन्ग OB, मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स अलॉन्ग AB भी लिख सकते हो। अब वैल्यूज डाल दो, पहले ऐसे सॉल्व कर लो, फिर वैल्यूज डाल लो। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, एग्जाम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देना, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी थी, 3 × 10⁻⁶, यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं लेना है। R कितना था, 0.1 का स्क्वायर यानी 10⁻²। अब इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, 2 3 6, 6 9 54, 54 तो 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, इफ आई एम राइट, मुझे उम्मीद है सही हूं मैं। पावर देख लेते हैं, 3 2 5 और 54 होता 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। अब दूसरा पार्ट क्या है, यहां पर एक चार्ज रख दिया है Q नॉट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये यहां पर कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। ये दोनों कैसे थे, ये भी सोर्स था, यही देखो समझने की जरूरत है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने वाले थे, सोर्स था। अब यहां एक टेस्ट चार्ज रख दिया गया है Q नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 × 10⁻⁹, और नेगेटिव है, नेगेटिव भी है, ये भी ध्यान देना है, मतलब माइनस Q नॉट है। तो F ऑन Q नॉट एट E एट O जो रखा भी हुआ है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q नॉट E, और Q नॉट में नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि उल्टा है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ, Q नॉट कितना है, 1.5 × 10⁻⁹ इंटू E कितना है, 5.4 × 10⁶। डायरेक्शन नेगेटिव का मतलब क्या है, इस पर जो फोर्स लगेगा, E ऐसा था, फोर्स किधर लगेगा इस पर, फोर्स इस पर जो लगेगा वो किस तरफ लगेगा, किस पेन से बताऊं, फोर्स किधर लगेगा, फोर्स जो इस पर लगेगा, वो फोर्स जो लगेगा F वो उल्टा लगेगा E से, ये कहने का मतलब है। वैल्यू वगैरह तो आप सॉल्व ही कर लोगे, वैल्यू वगैरह आप सॉल्व कर लोगे, कितना हो जाएगा ये, -3 और 1.5 × 5.4, 15 चौका 60, 15 75 6 81, 8.1 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, सॉरी न्यूटन, लेकिन मेरा इंटरेस्ट डायरेक्शन में है। डायरेक्शन क्या होगा इसका, ऑपोजिट टू E होगा, मतलब E किस तरफ था, E था हमारा अलॉन्ग OB था, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलॉन्ग BO, उल्टा जाएगा। ये इंटरेस्टिंग बात है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो E से उल्टा लगेगा, OB की तरफ, सॉरी अलॉन्ग BO, हाँ BO, OB था वो, तो ये BO हो जाएगा, OA हो जाएगा, BA हो जाएगा, जो भी कहना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा लगेगा। नेगेटिव जो है यहाँ पर, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस ये है, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस ये है कि फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इसी सब पर लोग गलतियां कर देते हैं और एग्जाम में नंबर कटा आते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आएगी नहीं, कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन सही है वैसे, लेकिन लॉजिक समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन से EA प्लस EB वेक्टर सम करके दोनों सेम डायरेक्शन में, फिर उसके बाद टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकालना है,
F इज इक्वल टू क्यू। अब क्या करेंगे, कूलम्स लॉ मत लगाना कि इसका इससे निकालते हैं इसका इससे निकालते हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाए, कोई जरूरत नहीं है उसकी। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई, ये बात हो गई। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ जाए। वादा किया है तो निभाना ही पड़ेगा, वादा किया है ना आपसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी करेंगे, तो करते हैं। ये सारी बातें हमने कर ली। ठीक है, ठीक है, लंबा तो नहीं हो रहा है, 1 घंटे तो हो गए, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, बार बार ये शब्द आ रहा है और बार बार मैं बोलता हूं, बहुत मेरा बहुत फेवरेट शब्द है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कहने का माने जो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें नहीं पता इसका सोर्स कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम कई रास्तों से गुजर के जा रहे हैं, एक रास्ता हमने ये अपनाया, एक रास्ता हमने ये अपनाया, एक टेस्ट चार्ज को लेके जा, एक रास्ता हमने ये अपनाया, एक रास्ता हमने ये अपनाया। इन सब में ही वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कैसा होगा, सेम होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वर्क डन पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली अगर लूप में क्या हो जाएगा, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी, यहां से शुरू हुए वापस यहीं आ गए, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये लगता है इसमें और कुछ कहने की जरूरत है। कंजर्वेटिव फील्ड में हमेशा वर्क डन कंप्लीट लूप में 0 हो जाता है। देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द फील्ड, आप ये भी हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द फील्ड स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। या एक रिलेशन यहां से एक और निकलता था 11th में आपने पढ़ा होगा, एफ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर जेई में पक्का सवाल आता है। एफ इज इक्वल टू एफ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, बहुत ज्यादा है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो ऐसा हो जाएगा। या इसको और ठीक करते हैं, एफ कंजर्वेटिव को क्यू नॉट ई लिखते हैं, तो यहीं से एक रिलेशन निकल जाता है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इस पे आगे आएंगे, ये रिलेशन यहीं से निकल जाता है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, K प्लस यू। पे बड़ा एक क्लासिक सवाल है 5 मार्कर एनसीईआरटी में, उस पर आगे आएंगे। K प्लस यू हमेशा कांस्टेंट होता है, K बढ़ेगा तो Q कम होगा, U बढ़ेगा तो K कम होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ये पॉइंट्स के तौर पर नोट कर लेने की जरूरत है, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको ये बातें समझ में नहीं होंगी तो आप पोटेंशियल नहीं समझ सकते, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप नहीं समझ पाओगे। चलो आगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ भी मतलब नहीं है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, बार बार सर आप यही बना देते हो, मानने को बहुत बोलते हो, मानना तो पड़ेगा। कोई भी सोर्स चार्ज रहा होगा जिसने इसको पैदा किया होगा, मुझे नहीं पता। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच में मान लो मुझे टेस्ट चार्ज लेके जाना है क्यू नॉट। क्या लेके जाना है, क्यू नॉट। क्या लेके जाना है, क्यू नॉट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा यूबी, फाइनल मान लीजिए यूबी माइनस यू है, और वर्क डन पर एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, इसका माने क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द फील्ड, एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द फील्ड पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज is equal to VB minus VA, potential difference between the 2 points. Work done by external agent per unit test charge is equal to VB minus VA, यही डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। फिर से बताता हूं, इस Q नॉट को अगर 1 कूलम कर दो, 1 कूलम कर दो, तो यहां से यहां तक जाने में अगर हमें वर्क करना पड़ा 10 जूल का, तो VB माइनस VA की वैल्यू हो गई, VB माइनस VA की वैल्यू हो गई 10 जूल पर कूलम, या जिसको हम लिख लेते हैं 10 वोल्ट। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन कैरिंग वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज या यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय एक्सटर्नल एजेंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स
वी माइनस वी ए, वी फाइनल माइनस इनिशियल, ये वैल्यू हो जाएगी। ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर से बताता हूं, किसी गिवन रीजन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें नहीं पता उसका सोर्स क्या है, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाने में एक्सटर्नल एजेंट को, मुझे या आपको, अगेंस्ट द फील्ड जो काम करना पड़ा, अगेंस्ट द फील्ड जो काम करना पड़ा, उसे बोलते हैं उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑब्वियसली इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी हमारी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, या जिसको हम वोल्ट भी लिख लेते हैं, जिसको हम क्या लिख लेते हैं, वोल्ट भी। पोटेंशियल डिफरेंस मामला क्लियर हुआ, इसका मामला क्लियर हुआ, पक्का पक्का, ठीक। तो फिर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए, पोटेंशियल बताने के लिए हम इनिशियल पॉइंट को इंफिनिटी बोल देते हैं। हम इनिशियल पॉइंट को क्या बोल देते हैं, इंफिनिटी। तो डब्ल्यू एक्स वी बी माइनस वी ए को अगर मैं यहां से लिखूं क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम कहां से, इंफिनिटी से कोई गिवन पॉइंट जो भी है, पॉइंट पी है, अपॉन क्यू नॉट इज वी बी माइनस सॉरी वीबी माइनस सॉरी वीपी है, मान लीजिए वीपी माइनस वी इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी की वैल्यू हमने 0 मान रखी है, तो मैं दोबारा लिखूंगा तो इसको लिख देंगे वीपी। एक बार दोबारा लिखता हूं मैं इसे, एक बार दोबारा लिखता हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए। पोटेंशियल डिफरेंस में मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, लेकिन इस बार हम शुरू कहां से करेंगे, उसमें ए और बी डिफाइंड था, जैसे उसमें था ए ये था, बी ये था, तो यहां से क्यू नॉट को यहां से यहां ले गए, तो हमने क्या लिखा, वी बी माइनस वी ए कितना होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैरिंग 1 कूलम चार्ज या यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब इस पॉइंट बी के बजाय इस पॉइंट ए को मैं कहां लेके चला जा रहा हूं, इस ए को मैं कहां लेके चला जा रहा हूं, इंफिनिटी पर लेके, बहुत दूर इंफिनिटी पर लेके चला जा रहा हूं इस क्यू नॉट को। यहां से इंफिनिटी से जो बी पर लेकर आने में जो वर्क करना पड़ा, तो उसको कैसे लिखेंगे, वी बी माइनस वी इंफिनिटी इज डब्ल्यू एक्सटर्नल, कुछ नहीं चेंज किया, इंफिनिटी टू पी या बी अपॉन क्यू नॉट, ये हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हम इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, तो वीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी अपॉन क्यू नॉट। शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे, शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन, शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये ऑब्वियस होता जब वर्क डन कह रहे हैं, लेकिन लिख लेते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द फील्ड, in carrying a unit charge from infinity to point P. In a region of external electric field. ये भी ऑब्वियस है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहां पोटेंशियल कैसे होगा, ये सब ऑब्वियस बातें हैं, लेकिन लिख लेते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। वर्क डन इन कैरिंग work done by external agent against the field in carrying unit charge from infinity to point P in a region of external electric field is known as the electrostatic potential of that point. इसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस में इनिशियल फाइनल दोनों डिफाइंड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। बात समझे कि नहीं समझे, पक्का श्योर। अब अगर ध्यान दो तो ये चार्ज है कोई Q, यहां क्या है, सोर्स चार्ज है, क्या है, सोर्स चार्ज है। ध्यान से सुनना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई पॉइंट P है, ये हर दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। इस पॉइंट की दूरी कितनी है यहां से, इस पॉइंट की दूरी है यहां से R, कितनी दूरी है, R। तो EP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EP की वैल्यू हो जाएगी K Q बाय R स्क्वायर अलॉन्ग AP। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। कोई VP निकालने के लिए बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ये हो जाएगा KQ बाय R
और कोई यूनिट वगैरह नहीं लगाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, बता दूं, आपको नहीं करने की जरूरत है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा ये। हमने क्या किया अभी, वीपी की डेफिनेशन क्या थी भाई, हमने क्या बोला, मैं करके दिखा दे रहा हूँ कहाँ से आया एक्सप्रेशन ये। वीपी की डेफिनेशन थी, वीपी का मतलब था कहाँ से लेके वीपी माइनस वी इन्फिनिटी था, माने डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी अपॉन क्यू नॉट। माने हमारा क्यू नॉट चार्ज कहाँ था, कहीं इन्फिनिटी पर था, कहाँ था, कहीं इन्फिनिटी पर था ये, यहां से इसको मैं लेके आया हूं यहां पर, ठीक। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डी आर, सॉरी डब्ल्यू एक्सटर्नल को लिख सकता हूं मैं माइनस, सॉरी ये ध्यान दीजिएगा, माइनस वर्क बाय फील्ड, वर्क फील्ड अगेंस्ट द फील्ड होता है, ये हो जाएगा माइनस एफ डी आर इंटीग्रल आर आई टू आर एफ, ये इंफिनिटी है, ये पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। कहां से लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से पॉइंट पी जिसका पोजीशन, जिसका आर है। एफ डी आर, एफ का एक्सप्रेशन कितना होता है, तो इसको आगे ठीक करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये निकल रहा है, डब्ल्यू एक्सटर्नल निकल रहा है, इंफिनिटी टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोड़िए, के लिख लेते हैं, छोटा हो जाएगा थोड़ा, के क्यू नॉट कूलम्स लॉ अपॉन आर स्क्वायर डी आर। के क्यू नॉट बाहर हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, के क्यू नॉट बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, आर रेस टू माइनस टू डी आर इंफिनिटी टू पॉइंट इंफिनिटी टू आर, ठीक ठीक। यहां ले आता हूं थोड़ा इसे, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो गई, आर रेस टू माइनस टू डी आर का इंटीग्रल कितना होगा, आर रेस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन बाय आर हो जाएगा, माइनस वन बाय आर हो जाएगा, तो के क्यू नॉट अंदर हो जाएगा माइनस वन बाय आर, माइनस क्यों आएगा, माइनस आ रहा है, इंफिनिटी टू आर। अच्छा एक माइनस हम लोग हर जगह भूलते जा रहे हैं, ये वाला माइनस कहाँ चला गया, ये वाला माइनस कहाँ चला गया, ये वाला माइनस कहाँ चला गया, तो ये हो जाएगा माइनस अंदर चला गया, तो के क्यू नॉट अपॉन ये प्लस हो गया माइनस इंटू माइनस, एंड वन बाय आर माइनस वन बाय इंफिनिटी, ये डब्ल्यू एक्सटर्नल है, इस क्यू नॉट को इधर ले आइए, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, यही था आपका वीपी, यही था आपका वीपी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय आर, जो कि वहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। बात समझ आ रही है क्या, नहीं आ रही है, आपको ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, कोई काम नहीं है। वीपी की वैल्यू होती है के क्यू बाय आर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, या 10 से आप लोग करते हुए आ रहे हैं, वोल्ट वी जिसको लिखते हैं, ये है वो, ये बातें हम लोग करते हैं यहाँ पर। यहां तक बात नहीं क्लियर है, एक बार पॉज करके अच्छे से देख लो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत बताइए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चले आगे, श्योर, ठीक है। कितनी देर हो गई, ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक ठाक है, अभी एक घंटा 10 मिनट हुआ है, तो वी हैव टाइम। अब यहां से एक और चीज बता रहा हूं कि मान लीजिए ये चार्ज है Q, यहां पर कौन सा चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है। बार बार सर आप ये बताते रहते हो, बताना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और ये हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। मान लो कोई पॉइंट P मैं रैंडमली ले लेता जिसकी दूरी r थी, मेरा मन करता यहाँ पर मैं लिखूं EP कितना होगा, EP में कितना लिखता, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ डायरेक्शन लिखना पड़ता अलोंग, ये मान लो पॉइंट A था तो लिखता अलोंग AP, यहाँ जो डायरेक्शन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किधर हो जाता, अलोंग AP इधर हो जाता। बोलता सर VP लिखो तो VP क्या लिख देता, बोलता VP लिखो तो क्या लिख देता, के क्यू बाय आर, वहाँ आर स्क्वायर था यहाँ आर हो जाता, अलॉन्ग नहीं, अलॉन्ग की क्या जरूरत है, ठीक बात है।
अब मान लीजिए इसी के बजाय क्या हो, मेरे पास एक चार्ज है -q, जिससे कोई पॉइंट P की दूरी है, कोई यही पॉइंट P है जिसकी दूरी r है। मैं बोलूं EP निकालो, EP निकालो यहां पर। EP आप क्या बोलोगे, KQ बाय R स्क्वायर अलोंग PB हो जाएगा ना, इस तरफ जो भी मान लीजिए A था, अलोंग PA हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ कैसा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, -r कैप की तरफ हो जाएगा, P से A की तरफ हो जाएगा। VP में क्या करोगे, डायरेक्शन तो बताना नहीं है, साइन भी नहीं लाओगे ना, यहां साइन लेना पड़ेगा, ये वैल्यू हो जाएगी -KQ बाय R। तो यहां से क्या पता लगता है कि while writing value of VP, value of V, sign of charge is taken, sign of charge is taken in magnitude, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, माइनस और प्लस की फिर तो वैल्यू सारी सेम हो जाएगी। E जब लिख रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं हमें साइन लिखने की, E का मतलब हो जाएगा चाहे प्लस क्यू माइनस क्यू, बस यहाँ अलोंग AP था, यहाँ अलोंग PA हो जाता, ये फर्क आ जाता साइन ऑफ चार्ज से। लेकिन जब V की बात कर रहे हैं तो आपको साइन स्पेसिफिकली लेना पड़ेगा, यहाँ -KQ बाय R होना चाहिए, यहाँ +KQ बाय R होना चाहिए। दोनों जहाँ प्लस प्लस ले लोगे तो कोई वैल्यू फर्क ही नहीं रह जाएगा और फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक बात है, पक्का, श्योर, आगे बढ़े, ठीक है। अगर ये बात क्लियर है तो फिर एक आखिरी वो वाली बात आती है, ये Q1 है, ये -Q2 है, ये Q3 है, ये पॉइंट P है, इससे इसकी दूरी है कुछ R1, इससे इसकी दूरी है कुछ R3, इससे दूरी है कुछ R2, ये पॉइंट है A, B, C। E नेट कैसे निकलेगा, E नेट में हम वेक्टर सम करेंगे, EA प्लस EB प्लस EC, वेक्टर सम करेंगे, ये हम लोग ने पहले भी बात की, या वैल्यू लिख KQ बाय R स्क्वायर के टर्म्स में लिखकर यहाँ वेक्टर सम करेंगे, EA किधर हो जाएगा, EA आपका इधर हो जाएगा, या E1 कहें, EB किधर हो जाएगा, EB आपका इधर हो जाएगा, और EC किधर हो जाएगा, EC आपका इस लाइन के अलोंग इधर हो जाएगा कुछ। इनका तीनों का वेक्टर सम करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। प्रॉपर वेक्टर तरीके से करना पड़ेगा, KQ बाय R1 स्क्वायर प्लस KQ बाय R2 स्क्वायर, वो सब वैल्यूज कर इस्तेमाल करके आप वेक्टर सम निकालेंगे। लेकिन V नेट अगर निकालना हो, V नेट एट पॉइंट P, इसमें कुछ वेक्टर सम नहीं करना है, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन होगा, सिंपल एल्जेब्रिक, वहां वेक्टर एडिशन था, यह एल्जेब्रिक एडिशन होगा। बेसिकली VA प्लस VB प्लस VC है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, VA वुड बी KQ1 बाय R1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, -KQ2 बाय R2, और इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल KQ3 बाय R3। साइंस के साथ इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू सिंपली लिख देंगे। मुझे ही लगता है इसमें हल्का सा भी कंफ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, KQ3 बाय R3, बात समझ रहे हैं। साइन KQ1 बाय R1 इसका हो जाता, ये दोनों पॉजिटिव थे, ये दोनों पॉजिटिव थे, तो ठीक है, वैल्यूज ऐसे लिखी गई है पॉजिटिव में, जो नेगेटिव वाला था उसका नेगेटिव में वैल्यू में KQ बाय R कर दिया गया है। कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ सकता हूं, पक्का, श्योर। इस पे एक दो सवाल करते हैं। एक और चीज यहां से बनती है, जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड था F बाई क्यू नॉट, F कितना होता था, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू E कितना होता था किसी गिवन पॉइंट पर, Q नॉट E। ऐसे ही मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल Vp क्या होता है, W एक्सटर्नल इंफिनिटी टू पॉइंट P अपॉन Q नॉट। तो W एक्सटर्नल इंफिनिटी टू P कितना हो जाएगा, Vp इंटू Q नॉट, या इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing test charge
Q नॉट from infinity to point P, this W external is Q नॉट इंटू VP। ये याद रखिएगा, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है। Q नॉट इंटू VP, प्लस माइनस जो भी होगा आप यहाँ साइन लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। और ये वर्क डन कैसा होगा? ये वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ये सवाल भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये वर्क डन कैसा होगा? पाथ इंडिपेंडेंट। कैसे भी लेके आओ, टेढ़ा मेढ़ा, बस हमें डिपेंड करे कहाँ लेके आ रहे हो, कैसे लेके आ रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पाथ इंडिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि ई कैसी फील्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कंजर्वेटिव शब्द याद रखना, कंजर्वेटिव इन नेचर है, ये बात याद रखना। कंजर्वेटिव फील्ड है, ये बात याद रखना। ये वर्क डन हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होगा। किसी दो गिवन पॉइंट्स के बीच में W एक्सटर्नल निकालना हो तो W एक्सटर्नल हमेशा Q नॉट इंटू VB माइनस। मान लीजिए आप A से B लेके जा रहे हैं, किसी चार्ज को A से B लेके जा रहे हैं तो हो जाएगा VB माइनस V। जब एक पॉइंट नहीं डिफाइंड है तो वो इन्फिनिटी, तो इंटू VB हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट जब नहीं डिफाइंड है। दो पॉइंट्स के बीच में हो तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q नॉट। यहाँ हो तो ऐसा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ो, पक्का श्योर? चलो आगे। बहुत सारे वेरिएशंस बन सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। एक मिनट पॉज कर लेते हैं, एक मिनट। थोड़ा बोर्ड कभी कभी दुखी हो जाता है, गिव इट अ मोमेंट। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सवाल अभी दिखाता हूं, इस पे सवाल आएगा 110%। नेक्स्ट स्टेप क्या है ये हम लोग कर चुके हैं, कुछ सवाल ही करने हैं हमें, कर लिया हमने, ठीक है। बहुत इजी एनसीईआरटी का स्टेट अवे फॉर्मूले याद करने वाले सवाल है, फॉर्मूले याद करने वाले सवाल है। बिना कोई वक्त लगाए 1 मिनट में सवाल जल्दी से करिए। कर लिया? ठीक है। क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है कोई चार्ज है Q जिसके पॉइंट P पर जिसकी दूरी कुछ R है, VP निकालो। तो हमको पता है VP की वैल्यू कितनी होती है? KQ/R। ये और ठीक किया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। वैल्यूज डाल देते हैं। 9 × 10⁹ Q कितना दे रखा है? 4 × 10⁻⁻7। और R कितना दे रखा है? R है 9 × 10⁻²। ठीक करेंगे, 9 9 गया तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 × 10⁻4 वोल्ट या जूल पर कूलम। VP की वैल्यू हो जाएगी 4 × 2 + 2 4। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, KQ/R। ठीक, अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है भाई? B पार्ट क्या है? W एक्सटर्नल निकालना है। B क्या है? W एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू P। इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? Q नॉट इंटू VP। VP पता है, Q नॉट पता है। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, ये Q नॉट हो गया आपका। तो वैल्यूज डाल देते हैं। वैल्यूज डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁹ इंटू VP कितना है? 4 × 10⁻⁴। आंसर कितना हो जाएगा? 8 × 10⁻⁵ जूल। ये जूल में आएगा, ध्यान देना, वर्क निकाल रहे हैं। डज द आंसर डिपेंड अपॉन द पाथ अलोंग विद द चार्ज इज ब्रॉट? जल्दी से बताइए, क्या आंसर डिपेंड करता है उस पाथ पे जिस पे चार्ज है? नो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसी होती है? कंजर्वेटिव फील्ड है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कंजर्वेटिव फील्ड है, वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इस पे कोई ना कोई सवाल CBSE में 110% आएगा। सर्कल में पूछेगा, कहीं से पूछेगा, कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये इजी फॉर्मूले वाला सवाल था, आप लोग ने उस प्रॉब्लम कर लिया होगा। ये भी एक बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। पॉज करके जल्दी से करिए, पॉज करके जल्दी से ट्राई करिए। सिंपल सा सीधा सवाल है, ज्यादा कुछ टेढ़ा नहीं है, जल्दी से करिए। थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, सॉरी। चलिए, लेकिन अब एक चीज शुरू किए तो खत्म कर लेते हैं। क्या है ये? एक चार्ज है Q जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ कूलम, ये Q1 लिख लेते हैं। दूसरा चार्ज है Q2 जिसकी वैल्यू है -2 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। 15 सेंटीमीटर R पे है, ये R हो गया हमारा।
ये हमारा आर हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आर है पूरा, ठीक है, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट अलोंग द लाइन जॉइन द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। तो हम वही हमेशा करते हैं। अब देखिए इसमें दो कंडीशन है, एक तो देखिए पॉइंट पी आप लोगे, कोई ज्यादातर लोग जैसे हम लोग करते हैं सवाल वही अप्रोच करते हैं, मान लीजिए पॉइंट पी ले लिया, लेकिन इसमें दो सिनेरियो बनेंगे, एक पॉइंट P1 लेना पड़ेगा और एक कोई पॉइंट P2 भी आएगा जो चार्जेस के बियॉन्ड भी हो सकता है। एक पॉइंट P1 लेना पड़ेगा, एक पॉइंट P2 लेना पड़ेगा। पहले P1 के बारे में बात कर रहा हूं, ये आप ले लो x, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, ये तो बड़ा आसान सा है। तो v नेट एट P1 इज 0 इज VA या V1 प्लस V2, और ये हमको दे रखा है 0, तो 0 इज इक्वल टू K Q1 बाय कितना है इसका x है, प्लस K Q2 बाय R माइनस एक्स। इधर लेके आएंगे तो एक K कट जाएगा, K कट जाएगा, तो K Q1 बाय एक्स, 10 मिनट, K Q1 बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस K Q2 बाय R माइनस एक्स। ये K कट जाएगा, ठीक। अब यहां से वैल्यूज डाल देते हैं। Q1 कितना था भैया, Q1 था हमारा, Q1 था 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल टू Q2 कितना था, यहां माइनस का ध्यान देना, या माइनस ऑफ माइनस 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 है, माइनस का ध्यान देना, बाद में मत बोलना कि सर आपने तो गलत करा दिया। r माइनस एक्स, ये माइनस 8 भी कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई आर माइनस एक्स। नहीं अच्छा, आर कितना है, सॉरी आर कितना है, आर हमारा 15 है ना, 15 सेंटीमीटर है, या 0.15 भी लिखते सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों तरफ सेंटीमीटर सेंटीमीटर लेने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 बाई 15 सॉरी 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 15 माइनस एक्स, और मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करेंगे तो 45 माइनस एक्स, 45 माइनस, मैं कैलकुलेशन गड़बड़ियां कर देता हूं कभी कभी, ये आप लोग से कर लोगे। 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, 45 बाई 5, x की वैल्यू हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा ये 9 सेंटीमीटर, इससे हो जाएगा, और इससे दूसरे वाले से r माइनस, ये जो r माइनस एक्स था हमारा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर फ्रॉम माइनस 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम, ऐसे आंसर नहीं हो गया, या 9 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम, ऐसे आप आंसर लिखोगे, ठीक। एक बात तो ये वाली हो गई, ये बिटवीन द चार्जेस वाला पॉइंट हो गया। मैं एक दूसरा सिनेरियो कह रहा हूं कि चार्ज, ये कोई जरूरी थोड़ी कि उन्हीं के बीच, मतलब अलोंग द लाइन, तो ये पॉइंट बाहर भी हो सकता है, बीच के अलावा बाहर भी हो सकता है। अगर बाहर वाला सिनेरियो लेंगे, मैं तुरंत सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, कुछ इसमें है नहीं, तो इस बार इसको x मान लीजिए, तो Vp2 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, Vp2 कितना हो जाएगा, K Q1 बाई एक्स प्लस K Q2 बाई R प्लस एक्स हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, R प्लस एक्स हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। फिर इसके बाद तो सब कुछ ये जीरो ही है, सब कुछ वैसे ही चलेगा। फाइनल एक्सप्रेशन वहां क्या बन गया था, 3 बाई एक्स, इस बार क्या आ जाएगा, 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाय 15 प्लस एक्स, वही सब कुछ करोगे वैसे प्लस एक्स आ जाएगा। तो इस बार इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 प्लस 3x इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 सेंटीमीटर, सही कर रहा हूं मैं, 45, ठीक है, इससे 45 और इससे 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 45 सेंटीमीटर, इसके पास होगा थोड़ा, उससे थोड़ा दूर होगा, ठीक है। 45 सेंटीमीटर फ्रॉम, एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा जिसके बारे में क्या हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 या 2 इंटू सॉरी 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम, आउटसाइड ऑफ द चार्जेस, ये आउटसाइड ऑफ द चार्जेस है, ये बिटवीन द चार्जेस है, पॉइंट P1 बिटवीन द चार्जेस है, पॉइंट P2 आउटसाइड द चार्ज है, 45 सेंटीमीटर फ्रॉम। दोनों ही कंडीशन आपको करके आइडियली दिखानी चाहिए।
बीच में लेंगे तो 9 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 हो जाएगा, और आउटसाइड द लाइंस के बाहर लेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा 45 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। ठीक बात है। मैंने पूरा डेरिवेशन नहीं किया है, मैंने पूरा वैल्यूज नहीं डाली, वैल्यूज सारी वही आ जाएंगी, बस 15 माइनस एक्स के बजाय 15 प्लस एक्स आ जाएगा, और आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर बात क्लियर तो आगे चले। श्योर। अगली चीज क्या है? ओ ENV ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। बहुत इंटरेस्टिंग केस है, जल्दी से कर लेते हैं, तुरंत हो जाएगा ये, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत छोटा है। ये एक रिंग है, एक चीज समझना, एक रिंग होती है ऐसे, ऐसे दिखा रहा हूं मैं, और ये रिंग का एक्सिस होता है, और रिंग का रेडियस है मान लो कुछ r, और इस रिंग पर हर जगह चार्ज है। इस पूरी रिंग पर जो चार्ज है वो Q है। इस पूरे रिंग पर जो चार्ज है वो कितना है? Q है। कोई छोटा सा एलिमेंट हम लेते हैं, इसका चार्ज हम कितना मान लेते हैं? dq। कितना मान लेते हैं? dq। और सारे dq को जोड़ दोगे, q क्या है? इंटीग्रल ऑफ dq। सारे dq को जोड़ दोगे तो ये dq मिल जाएगा। इतना समझना है। तो ठीक है, दो चीजें निकालनी है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, पॉइंट P है। ठीक, कोई एलिमेंट ले लेते हैं dq, ये यहां से इसका सेंटर r है, ये x है, तो ये जो dq से दूरी है इस पॉइंट P की, ये कितनी हो जाएगी? √r² + x²। ये पाइथागोरस थ्योरम कर रहा हूं, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले E के लिए कर लेता हूं मैं, फॉर E पहले कर लेते हैं। तो DE कितना हो जाएगा? K dq/r² के बजाय आ जाएगा r² + x²। अब यहां बात समझना, अगर इस पॉइंट को मैं A लिख दूं और इस पॉइंट को P लिख दूं तो ये हो जाएगा अलोंग AP। ये देखो एक थोड़ा सा है नई बात, अलोंग AP मतलब ये इस तरफ हो जाएगा D। एक और कोई भी पॉइंट लोगे, कोई भी पॉइंट लोगे रिंग से कोई भी पॉइंट लोगे, सबकी दूरी रिंग से, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, इन सब की दूरी जो पॉइंट P से है, सबकी दूरी पॉइंट P से कितनी होगी? √r² + x² होगी। तो मैग्नीट्यूड सारे पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का वो k dq/r² + x² ही होगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो वही होगा। तो DE फॉर ऑल एलिमेंट्स इज सेम, मॉड DE इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। ये आपको समझना पड़ेगा, सबकी दूरी सेम है, सबका चार्ज dq मान रखा है, तो DE फॉर ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। अब क्या करते हैं, एक डायमेट्रिकली E लेकिन नहीं सेम होगा, मॉड सेम है, एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट लिया। ये कौन सा पॉइंट है? डायमेट्रिकली ऑपोजिट, जिसका चार्ज dq है। यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इस लाइन को जोड़ते हैं, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैं लिख रहा हूं DE', जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। अब ध्यान देना, इसको मैं रिजॉल्व करना चाहता हूं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। देखिए, तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये आ चुका है बोर्ड्स में। ये थीटा है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा DE sin थीटा, और यहां कितना हो जाएगा? DE cos थीटा। यहां कितना हो जाएगा? इसके कारण DE sin थीटा, और इसके कारण कितना हो जाएगा? DE cos थीटा। सारे ये दोनों DE कट जाएंगे, जो रिजल्टेंट मिलेगा देख के आप कह रहे हो 2DE मिल रहा है, लेकिन इससे जो एक एक कंपोनेंट से फ्रॉम ईच एलिमेंट जो हमको मिल रहा है, हर एलिमेंट से जो हमको मिल रहा है वो सिर्फ कितना मिल रहा है? DE cos थीटा। दो एलिमेंट का मिला के 2DE cos थीटा है। फ्रॉम ईच एलिमेंट कंट्रीब्यूशन कितना है? DE cos थीटा। भैया cos थीटा कितना है इस फिगर में? यह एंगल थीटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हम ऊपर लिख चुके हैं, KQ/r² + x², और फिगर से देखो cos थीटा x/√r² + x² है कि नहीं, ये बताओ जल्दी से। cos थीटा x/, यहाँ cos थीटा कितना हो जाएगा? देख के ही लग रहा है x/√r² + x²। मुझे लगता नहीं कि इसके बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको ठीक करेंगे तो DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, माफ करिएगा, लिख रहा हूँ यहीं पर, DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। और फिर ई निकालेंगे। ई निकालने के लिए क्या करेंगे? ई निकालने के लिए क्या करेंगे? ई निकालने के लिए क्या करेंगे? सारे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। डी सारी चीजें कांस्टेंट है, आप देख सकते हो। के एक्स कोई भी वेरिएबल नहीं है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। और डी क्यू का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। आंसर आ जाएगा के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो इस ई की जो वैल्यू होती है एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पर कोई पॉइंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सेंटर की बात भी करेंगे, सेंटर की बात भी करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। थोड़ा याद भी होना चाहिए। के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोच के बाद तो वी कितना हो जाएगा? जब v निकालोगे, v तो देखो 1 सेकंड में निकल जाएगा। v के लिए तो मुझे लगता नहीं कुछ करने की जरूरत है। v की जब बात करोगे ना, v जब इस v की बात करोगे, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। अगर आप dv लिखोगे, अगर आप dv लिखोगे तो dv कितना हो जाएगा? अलग से कर दूं? कर देता हूं, चलो। मान लो यही रिंग था आपका, कोई एलिमेंट dq है, पॉइंट बहुत बड़ा कर दूंगा तो वीडियो आप लोग देखोगे नहीं, इसलिए मैं चाह रहा हूं थोड़ा जल्दी कर दूं। ये r है, ये डिस्टेंस वही फिर से रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो dv ड्यू टू एलिमेंट dq, तो कुछ सोचना ही नहीं है। ड्यू टू एलिमेंट dq कितना हो जाएगा? k q बाय r। r कितना है? रूट आर स्क्वायर प्लस, सॉरी ये dv जो है k dq, के डी क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और जब v निकालोगे, इंटीग्रल ऑफ dv करोगे, कोई वेक्टर एलिमेंट वगैरह है ही नहीं, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंदर होगा और सिर्फ अंदर क्या होगा? डी क्यू होगा। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? के क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है बताओ? कोई कंफ्यूजन है बताओ? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं? नहीं। ये क्यों लिखा है? कुछ करना है इसमें? कुछ करना है? नहीं, नहीं समझे? तो v कितना आया? v ये आया था। और अगर आपको e याद नहीं है तो अभी देख लीजिए, e की वैल्यू कितनी आई थी? e की वैल्यू आई थी k क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, जो कि बेसिकली cos थीटा वाला एलिमेंट आ गया था। ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकती है, थोड़ा पता होना चाहिए। यहां से शुरू हुए स्टेप 1 ये है, डी की वैल्यू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अलॉन्ग एपी, डायरेक्शन ये हो जाएगा। सारे एलिमेंट्स के लिए डी सेम होगा। फ्रॉम ईच एलिमेंट, फिगर से आप देख सकते हो, कोई डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लूंगा तो उसका उस तरफ हो जाएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट कट जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा डी cos थीटा। तो हर एलिमेंट से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, दो एलिमेंट का मिला के, लोग कंफ्यूज कहां होते हैं, दो एलिमेंट का मिला के 2d cos थीटा है। अगर इसको ना लेते तो सिर्फ इसका कितना बचता? d cos थीटा। जब पूरे पे इंटीग्रेट करते तो इसका दूसरा वाला एलिमेंट कोई ना कोई काट देता, डायमेट्रिकली अपोजिट वाला। तो सिर्फ इससे बचा जो एक एलिमेंट से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है d cos थीटा, तो ये ऐसा हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू फिगर से ले ली, x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डाला इसमें, फिर इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया, इसमें एक ही वेरिएबल है dq, बाकी सब बाहर है, तो k क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2 हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पक्का? श्योर? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं 100%? चलो चलो, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहीं पर मैं बात खत्म करूँ। काफी सारी बातें हमने कर ली है, ज्यादा बचा नहीं हुआ है। सेंटर पे बात कर लेते हैं। यही रिंग है, E एंड V एट सेंटर ऑफ रिंग कितना हो जाएगा? E एंड V एट सेंटर ऑफ रिंग कितना हो जाएगा? ये बताइए आप। वही है, सब पे पूरा हर जगह मान लीजिए प्लस 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 प्लस।
हर जगह जो टोटल चार्ज है Q है, ठीक है। अगर देखो दो तरीके हैं तो करने के, लॉजिक से पहले करते हैं फिर फॉर्मूले से बता दूंगा। ये R है, तो देखो जैसा हमने वहां किया था, आप कोई अगर एक पॉइंट ले लो DQ, एक ये आपने ले लिया DQ, उसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी D। एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ले लो ये, इसी कारण कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, काट देंगे। ऐसे मान लो आप एक ये पॉइंट ले लो और एक ये पॉइंट ले लो, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ हो जाए, सॉरी एक ये नहीं, और एक ये पॉइंट ले लिया, एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ये लिया, ये इसके काट देगा, तो ये दोनों काट देंगे। हर ईच पेयर ऑफ diametrically opposite points cancel out each other, cancel out each other, therefore E net at center of uniformly charged ring, E net at center of uniformly charged ring is 0। ये लॉजिक वाली बात हो गई। लॉजिक से हर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट एक दूसरे को कट करता जाएगा, नेट वैल्यू 0 आ जाएगी। फॉर्मूले से करना है तो E ऑन एक्सिस कितना था, इस पॉइंट एक्सिस जो सेंटर से जिसकी दूरी x थी वहां पर कितना था, k QX बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2 एट सेंटर। जब हम इस पॉइंट को सेंटर पर लेके आएंगे, सेंटर पर खींच के लेके आओगे, इस पॉइंट P को सेंटर पर लेके आओगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो E कितना हो जाएगा, यहाँ 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, E सेंटर फिर से 0 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है या नहीं, बात समझ गए। अगर V सेंटर की बात करूँ तो V सेंटर हर पॉइंट से सेंटर की वैल्यू कितनी है, dV कितना है, KQ/R, तो V कितना हो जाएगा, सॉरी KDQ/R, तो V कितना हो जाएगा, KQ/R। उस फॉर्मूले से भी देखते तो V एक्सिस कितना था, V एक्सिस कितना था, KQ/√R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये तो था। लॉजिक से भी देख सकते हो, फॉर्मूले से भी देख सकते हो। तो V एट सेंटर x को अगर 0 रखोगे तो बताओ, अगर x को 0 रखोगे तो यही नहीं बन जाएगा, √R स्क्वायर कितना हो जाएगा, R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एट सेंटर KQ/R हो जाएगा, V सेंटर पर एक एक्सिस, एक रिंग के सेंटर पर KQ/R हो जाएगा और E सेंटर पे 0 हो जाएगा। एक्सिस पर E की वैल्यू हो जाएगी KQX/R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2, V एट एक्सिस हो जाएगा KQ/√R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक बात है, बात क्लियर हुई यहां तक, ठीक है। इस पे एक दो सवाल हैं छोटे छोटे, देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी सोच के बताइए क्या होगा इसका जवाब। रीजन असर्शन वाला सवाल है, ये पूरा प्लस क्यू है, नीचे माइनस क्यू है, ये बोर्ड्स में आ चुका है, इज अलोंग ओसी। अब ध्यान से देखो, इसको मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूं इस सवाल को। अगर ध्यान से देखो, इस पूरे के बजाय मैं यहां बना सकता हूं एक प्लस क्यू और इस पूरे के बजाय माइनस क्यू, ठीक। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले के कारण है वो इधर है, ये इधर है, ये पॉइंट सी है आपका, ये किधर है आपका, ये इधर है और ईसी किधर है, ईसी भी इधर है, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हो जाएगी, ई नेट भी किधर हो जाएगा, ओसी की तरफ हो जाएगा। तो ये सही है। पिछली कंडीशन में अगर यहां पर भी प्लस था, जो हमने अभी किया, यहां पर भी प्लस था, यहां पर भी प्लस था, तब क्या था, ये वाला एक ए वाला इधर था, ये वाला इधर था और ई नेट 0 हो जाता, यहां पर ई की वैल्यू 0 आ जाती, लेकिन यहां पर प्लस माइनस है, दोनों एडअप हो जा रहे हैं, दोनों एडअप हो जा रहे हैं, तो वो तो सही है। इट इज सो बिकॉज द नेट पोटेंशियल एट ओ इज नॉट 0। कैसे नॉट 0 होगा, इसके कारण कुछ वैल्यू होगी। अब यहां पर देखो पोटेंशियल वाले में यहां दोनों जुड़ जाते हैं, पोटेंशियल में उल्टा हो जाएगा। इसका जो पोटेंशियल है ऊपर वाले पार्ट का, इस ऊपर वाले पार्ट का पोटेंशियल कितना है, KQ/R, नीचे वाले पार्ट का कितना है, -KQ/R।
नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें 0 हो जाती और इसमें इसका भी होता k क्यू बाई आर, इसका भी होता k क्यू बाई आर, तो 2k क्यू बाई आर या मतलब ऐड होता, इसमें कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये गलत है, इज 0, ये गलत है, assertion इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। ठीक बात है, ठीक बात है, आगे बढ़ सकते हैं। एक और सवाल आया था, बढ़िया सवाल है। 12 नेगेटिव चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स्ड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r एज शोन रिलेटिव टू द पोटेंशियल बीइंग 0। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी हमने बात की, ये सारे चार्जेस क्या बोल रहा है, q q q q सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। ई नेट एट सेंटर कितना हो जाएगा, एक कोई पेयर एक दूसरे काट देगा। मान लीजिए एक ये आपने पेयर लिया है, एक पेयर आपका ये है, एक पेयर ये है, इसका 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 ऐसे 6 पेयर बनेंगे। ड्यू ई नेट कितना हो जाएगा, 0 एज पेयर्स कैंसल आउट ईच अदर। ये हमने पहले ही बात की, कैंसल आउट कर देंगे। लेकिन वी नेट कितना हो जाएगा, 12, सबका कितना हो जाएगा, एक एक का एक एक हो जाता, तो 12 चार्जेस हैं, 12 लिखा है ना, 12 नेगेटिव चार्जेस। अच्छा नेगेटिव चार्जेस है, माइनस क्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ई तभी भी 0 हो जाता, लेकिन वी में फर्क पड़ेगा, वी में फर्क पड़ेगा, ये -12 k क्यू बाई आर हो जाएगा, -12 k क्यू बाई आर, -12 k क्यू बाई आर, ये ध्यान रखिएगा। If the charges are unequally spaced and fixed on an arc of 120 degree of radius as shown, अच्छा ठीक है, find the electric potential at center C। कैसे भी रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो मसला हो जाता अगर सिमेट्रिकली रखा होता, लेकिन इसमें है तो इसके लिए भी आंसर कितना ही होगा, -3। स्केलर एडिशन में कुछ सोचना ही नहीं है, स्केलर एडिशन में सोचना ही नहीं है। अगर वही चार्जेस हैं 2 3 5 3 8 3 11 1 12, तो इसका आंसर तो वही होगा। स्केलर एडिशन करना है, कैसे प्लेस जाए, कोई डायरेक्शन वगैरह का सेंस नहीं लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, फिर देखना पड़ेगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में स्केलर एडिशन करना है तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो ये हिस्सा है मुझे लगता है आज के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आज फोर्स एंड एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डाइपोल्स की बात मुझे लगता है हमें अगली बार करनी चाहिए। आज मैंने इन डेप्थ आपको बहुत सारी चीजें बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, बहुत बेसिक फॉर्मूले लेवल के सवाल कराए, थोड़े एडवांस चीजें ही बताई, रिंग के बारे में पूरा डिस्कशन किया क्योंकि जेई में भी बहुत आता है और सीबीएसई में भी काफी आता है। और इसी के साथ मुझे लगता है वीडियो को ज्यादा लंबा ना किया जाए, वरना आप में से लोग देखेंगे नहीं, मुझे पता है, इसीलिए यहीं पर बात खत्म करते हैं। अगली बार इस सेक्शन में हम लोग आपसे मिलेंगे तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑन चार्जेस बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 में, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल बात करेंगे। तब तक शिवार्थ और मेधा रीडिफाइंड की तरफ से सबको टाटा बाय बाय, मिलते हैं। जाते आते इतना जरूर कहूंगा, अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक ड्रॉप कर देना, और कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ कमी हो तो एक कमेंट करके भी बताना। ठीक है, इसी के साथ टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस, बाय बच्चों, बाय। और जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं शुरू की है, पढ़ाई शुरू कर दो, हाई टाइम ऑलरेडी, बाय।